नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 3 की, जहाँ पर हम देखेंगे जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में। और हम विभिन्न स्तर से समझने का प्रयास करेंगे इतिहास को। यह वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि यह सिर्फ एक पॉडकास्ट की तरह है, और यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा तो वीडियो बहुत और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप पूरी ईमानदारी से स्क्रीन की तरफ देखें और पूरे ध्यान से वीडियो को सुनें। एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने एग्ज़ाम के हिसाब से लिख सकें, जो आपको समझ में आए या फिर जो मैं आपको बताऊं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का ये वीडियो होगा या 1.5 घंटे का ये वीडियो होगा, लेकिन आप बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। और फिर जब आप सीधे तौर पर नोट्स पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को जोड़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर और समझते हैं इतिहास को। तो यहाँ देखिए, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यहाँ पर हम देखेंगे कि आधुनिक युग से पहले कैसा क्या था। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर तक यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 3000 ईसा पूर्व का मतलब है कि आज से 5000 साल पहले। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखकर आपको लगेगा कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। तो कई बार ध्यान रखिएगा कि एक कहानी को बनाने के लिए, तथ्यों को जोड़ने और समझने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी पढ़ना पड़ता है जो सीधे तौर पर हम समझते हैं कि बहुत ही कमज़ोर है या फिर ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम उन्हें पढ़ते हैं क्यों? ताकि हम तथ्यों को आसानी से समझ सकें। एनसीईआरटी की खासियत यही है कि यह चीज़ों को इस तरह से समझाती है कि जब आप किताब पढ़ के ख़त्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्या सीखा, जो सीधे तौर पर आप उन्हें याद नहीं कर पाते। एक कहानी के तौर पर आपने उन्हें कितने अच्छे तरीके से समझ लिया। इसलिए पूरे सब्र के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, इसे छोड़कर जाने का प्रयास ना करें। जब भी आप आलस से भरा महसूस करें तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा पानी पिएं, थोड़ा टहलें और फिर वापस आकर इस वीडियो को देखें। आपके पास ये भी विकल्प है कि आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ें या फिर किसी एप्लीकेशन से पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़कर ही आप एक बेसिक तैयार कर सकते हैं। और नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी की क्लासेस से सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। यहाँ पर देखिए, एक चित्र आपको दिख रहा होगा और एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये जहाज आपको दिख रहा है और यह चित्र जो गोवा के संग्रहालय में हमें देखने को मिलेगा, और यह चित्र 10वीं शताब्दी का है।
पश्चिमी तट के क्षेत्रों में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। अब हम यहाँ पर सिल्क रूट की बात करते हैं। सिल्क रूट जो कि चीन से जो मध्य एशिया है उधर कपड़े का एक प्रमुख व्यापार था, जिस पर हम देखते हैं कि कुषाण शासक कनिष्क ने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। उसके बाद से भारत समृद्ध राष्ट्र बनने लगता है और उसी समृद्धता के दम पर भारत के स्वर्णिम इतिहास की शुरुआत होती है, जो गुप्त काल में अपने शिखर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले रेशम सिल्क का कितना ज़्यादा महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी और इन कीमती धातुओं को क्या कहते थे, तो उसके लिए इतिहास में हमें एक शब्द देखने को मिलता है, बुलियन वस्तुएं। बुलियन वस्तुएं जहां पर बहुमूल्य चीज़ों को हम दूसरे देशों से हमारे देश में लेकर आते थे, जिनमें सोना चांदी मनके महंगी महंगी वस्तुएं शामिल होती थी। यहाँ पर देखिए चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया है सिल्क रूट को। यहाँ पर आप व्यापारियों को जाते हुए देख सकते हैं और 8वीं सदी का ये चित्र देखने को मिलता है और गुफा 217 है। ये मोगाओ ग्रोटेज गुन्स चीन की जो गुफाएं हैं वहाँ पर ये चित्र देखने को मिलता है और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि सिल्क रूट का कितना ज़्यादा महत्व था। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इस मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ शताब्दी बाद मुस्लिम धर्मोपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही अलग अलग दिशाओं में फैला था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भोजन, यात्रा और स्पेगेटी और आलू यानी कि अन्य अन्य क्षेत्रों में किस तरह से नवीन कृषि पद्धतियों के विकास में भी ये यात्राएं महत्वपूर्ण थी। हमारे खाद्य पदार्थ दो देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बोआते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। आइए स्पेगेटी और नूडल्स का ही एक उदाहरण ले। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा और वहां उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दो देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीज़ों की अदला बदली करते हुए। यहाँ पर आप मार्को पोलो की जो किताब है बुक ऑफ मार्वल्स, जो कि 15वीं शताब्दी में लिखी गई, उस किताब में जो चित्र उन्होंने बनाया उस चित्र को आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से व्यापारों का आदान प्रदान होता था और वस्तु विनिमय के आधार पर भी व्यापार बड़ी मात्रा में चलता था।
यहाँ पर देखिए कि जो खाद्य पदार्थों की हमने बात की, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे कि जो खाद्य पदार्थ हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं थे, भारत में नहीं उगाए जाते थे, ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँचा था, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। साधारण साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी अमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया था और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में समा गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयरलैंड में एक माँ अपने खेत से आलू खोद रही है और उनका जो छोटा सा बच्चा है वो आलू को उठाकर ये पोटरी में रख रहा है। यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं। फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलूओं की उम्मीद में खेत में मिट्टी खोदते बच्चे 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख, कितना है ये, 10 लाख से ज़्यादा लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे और इससे दुगने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि किस तरह से व्यापारों के माध्यम, यात्राओं के माध्यम से लोगों ने जब एक दूसरे स्थानों पर भ्रमण किया तो न केवल उन्होंने व्यापार किया, न केवल उन्होंने संस्कृतियों का आदान प्रदान किया, बल्कि खाद्य पदार्थों का भी आदान प्रदान किया। जिन क्षेत्रों में खाने की चीज़ें नहीं थी उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जब वे गए तो अनजाने में ही उन्होंने अपने साथ अपने खाने के लिए लेकर गए, लेकिन अनजाने में ही धीरे धीरे चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में फैलती गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से बीमारियाँ भी फैली। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार माफ़ कीजिए, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं शताब्दी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं शताब्दी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्हें अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह
हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे। लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। यहाँ पर जैविक युद्ध की हम यहाँ पर बात करते हैं। न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विंथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना हक दे दिया। यानी कि एक आपदा को भी इन्होंने अवसर समझा और लोगों के मरने पर भी इन्हें इनके राज्य की पड़ी हुई थी। तो आज भी हम देखते हैं कि उत्तर कोरिया जैसे क्षेत्र, अमेरिका, चाइना जैसे देश, ये सब जो है ये इस तरह के वेपन वॉर के लिए तैयार रहने में सक्षम देश माने जाते हैं और ये तैयारी करते हुए अक्सर इनकी चर्चाएं होती है। क्योंकि जैसे जो कोरोना वायरस निकला था तो वो भी कहा जाता है कि भाई वो जो चीन है उसकी लैब से वो निकल गया था गलती से। तो इस तरह से आज भी दुनिया इस तरह के जैविक युद्धों के से खतरों के अंदेशों से चल रही कि भाई अभी भी कहीं ना कहीं से जैविक वॉर छिड़ सकता है। तो हर देश के पास में ऐसे कोई ना कोई ऐसी बीमारियां होती है जो अन्य क्षेत्रों में फैल जाएं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर देखें कि फलस्वरूप फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान हो गया। बंदूकों को तो खरीदकर या छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामलों में ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि हमलावरों के पास उसके बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी क्योंकि वे पहले भी इस तरह की बीमारियों का सामना कर चुके थे। जबकि दक्षिण अमेरिका के लोगों के लिए यह पहली बार था, उनके शरीर के लिए यह पहली बार था। यहाँ पर 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे और धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानते थे उनके लिए असंतुष्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और जो लोग धर्म के जो नियम कानून हैं उन्हें नहीं मानते थे तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। खुले तौर पर उन्हें फांसी दी जाती थी, गोली मार दिया जाता था, उनका सिर काट दिया जाता था या फिर उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। इस तरह की क्रूर सजाएं दी जाती थी ताकि अन्य लोग भी सबक लें और धर्म पर सवाल उठाने से बचें। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं शताब्दी तक काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं शताब्दी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गुलामों को खरीदा जाता था और यहाँ पर आप गुलामों को खरीदने वाले बाजार का दृश्य यहाँ पर देख रहे होंगे। एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतें और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी यहाँ पर बिकने के लिए आए हुए हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। ठीक आप देखते हैं कि जब किसी जानवर को बेचने के लिए बाजार ले जाया जाता है तो उस दिन उसे एक
उसे कुछ दिन पहले से ही अच्छा खाना खिलाया जाता है ताकि उसकी हेल्थ अच्छी बन जाए, और उसको बढ़िया पानी वानी नहलाया जाता है ताकि वो बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लगे और उसे बहुत जल्दी कोई भी खरीद ले। इसी तरह यहाँ पर गुलामों को भी जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था और किसी भी हालत में उन्हें बेचने का यहाँ पर प्रयास किया जाता था। अब सोचिए इनके साथ में क्या क्या बदतर काम किया जाता रहा होगा अमेरिका में। इसके लिए आप अंकल टॉम्स कॉटेज नाम का एक उपन्यास है, अंकल टॉम की कुटिया नाम से, ये आपको गूगल में मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई इतने बुरे तरीके से अमेरिका में दासों के साथ में ट्रीट किया जाता था। जो यूरोप के देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन वगैरह, जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों को अपना उपनिवेश बनाया, उन्होंने अत्याचार की किन पराकाष्ठाओं पर पहुंच गए थे। अब हम यहाँ पर 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक की स्थिति को देखते हैं। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की कायापलट कर दी और विदेश संबंध को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमन के 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है और जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुएं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध भी टूट जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम 3 प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से विश्व अर्थव्यवस्था का यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी का यहाँ पर उदय हो रहा था। यहाँ पर देखिए, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वह लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। हम देखते हैं कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का की आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। सरकार खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटेन में किसानों की जो हालत थी, जो ब्रिटिश किसान थे, उनकी हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़कर वे या तो शहर में या दूसरे देश को जाने के लिए मजबूर हो गए। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ीं। खाद्य पदार्थों का और भी
खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था, खेतीहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसें, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियों को बसाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। 19वीं सदी से यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। वहाँ माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर बसने लगे और काम करने लगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आज का जो अमेरिका है, आज का जो साउथ अमेरिका हो या आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप अमेरिका की भी बात करो या ऑस्ट्रेलिया की बात करो, तो यहाँ की जो मूल आबादी है, जो मूल रूप से वहीं की थी, जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, वो बहुत कम बचे हैं। 10-15% या 2-4% ही बचे हैं, वरना जितनी भी वहाँ की आबादी है वो सब यूरोप से आई हुई है। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लो तो डोनाल्ड ट्रंप खुद जर्मन मूल का है। उसके दादाजी जो थे वो जर्मनी से आकर अमेरिका में बसे थे। तो इस तरह से आज के जो देश हमें देखने को मिलते हैं, अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इनमें जो ज़्यादा बड़ी आबादी है वो यूरोप की ही है। यूरोप के जो लोग काम की तलाश में यहाँ आकर बसे, आगे चलकर उन्होंने यहाँ के जो मूल लोग हैं उन्हें दबाया और अफ्रीका से आए जो गुलाम थे उनके दम पर अपने साम्राज्य खड़े करने शुरू किए, उनका बड़ी मात्रा में शोषण किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका जाते हुए किस तरह से इन प्रवासियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अमेरिका जाने के लिए यूरोप से जा रहे हैं। और यूरोप में जो भी गुंडे उचक्के टाइप के, जो चोर उचक्के टाइप के लोग थे जिन पर आपराधिक केस चल रहे थे, वे लोग, और जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, दिवालिया हो चुके थे, इस तरह के लोग ही इन क्षेत्रों में जाकर बसे शुरू में, क्योंकि उस समय पर ये उपनिवेश थे और ये बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। इसलिए बहुत कमज़ोर लोग यहाँ पर आकर बसे और उन्होंने फिर धीरे धीरे इन क्षेत्रों का फ़ायदा उठाया और अपनी अपनी कोठियाँ उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जहाज़ पर ये चढ़ने के लिए किस तरह से बेताब हैं, ताकि ये किसी उपनिवेश में जा सके और अपने नए जीवन की यहाँ पर शुरुआत कर सके। 1874 का यह चित्र है, माइकल फिट्ज़जेराल्ड ने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर आगे देखें तो 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, परिस्थिति और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं, बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यहाँ काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहाँ आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहाँ महज एक पीढ़ी पहले ही ठेठ जंगल रहे हों। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूहों के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। हम भारत में भी देखते हैं कि इसी तरह के व्यापार लाभ के लिए भारत में 1853 में मुंबई से थाने तक ट्रेन की शुरुआत चलती है, जो फिर आगे चलकर कलकत्ता से रानीगंज हमें देखने को मिलती है, फिर मद्रास में देखने को मिलती है। भारत में जहाँ जहाँ भी शुरुआत में ट्रेन चलती है वो सब उन जगहों पर चलती है जो व्यापारिक केंद्र थे, जैसे मुंबई।
जैसे कोलकाता, जैसे मद्रास। तो सामानों को ढोने के लिए मुख्य रूप से इनका इस्तेमाल किया जाता था। बाद में अंग्रेज अधिकारियों को लिए किया जाने लगा। और आज भी अगर हम ट्रेनों के इतिहास को देखें तो ट्रेनों का जो मेजोरिटी में इस्तेमाल होता है वो लोगों को ले जाने से ज़्यादा सामानों को ले जाने के लिए किया जाता है। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पलती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्तियां कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांगों को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। और इस व्यापार का लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। और इस व्यापार के संतुलन में प्रभुत्व था ग्रेट ब्रिटेन का। तकनीक की भूमिका की अगर हम बात करें तो इस घटनाक्रम में तकनीक की भूमिका क्या रही। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राम, ये सब तकनीक की बदलाव महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिकीकरण के कारण यातायात और परिवहन के साधनों में भारी सुधार किए गए। तेजी से तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जाने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बाज़ार का चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर आप पशुओं के बाज़ार को आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इससे पता चलता है कि मांस उत्पादन भी एक प्रमुख था। और दूसरे में आप देख रहे हैं कि जो मांस है पशुओं का या फिर मछलियों वगैरह का, तो उन्हें भी यहाँ पर एक जहाज़ में लादा जा रहा है। और यह बताता है कि किस तरह से मांस का निर्यात भी यहाँ पर बहुत एक बड़ा व्यापार बन गया था। और यह तब संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई। और जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था तब की गई जब तकनीक का विकास हुआ। और इस तकनीक के कारण मांस के आयात में, मांस के निर्यात में बड़ी वृद्धि हमें देखने को मिलती है। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे जानवर तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या और बीमार पड़ जाते थे, और इसके साथ वे बीमारी भी लेकर जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रह गया था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर यानी कि तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा था। इससे न केवल समुद्री यात्राओं में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए और यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी।
पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और जो मक्खन और अंडे वगैरह हैं वे भी शामिल हो गए थे और उनकी जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की क्या स्थिति रही थी। आपको अगर वीडियो हैवी लग रहा हो या फिर आप आलस्य महसूस कर रहे हो तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं और फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरे ध्यान से देख रहे होंगे। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया में स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साथ साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशक में यूरोपियों के विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। इन्होंने न केवल एशिया को बल्कि यूरोप को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया, लगभग यूरोप की मुट्ठी पर पूरी दुनिया इस समय पर थी। यहाँ पर आप अफ्रीका में इनके जो उपनिवेश थे आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर आपको कांगो दिख रहा है, बेल्जियम के अधीन था यह और बेल्जियम कांगो इसे कहा जाता था। और यहाँ पर आप सूडान, नाइजीरिया और गोल्ड कोस्टा और नीचे आप दक्षिणी रोडेशिया और उत्तरी रोडेशिया को आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइट पीले कलर में। तो ये जो थे ये ब्रिटिश उपनिवेश थे। और यहाँ पर आप जो अल्जीरिया को देख रहे हैं जो कि यूरोप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये इस समय पर किसका, फ्रेंच का उपनिवेश था। वहीं पर आप कैमरून को देख रहे होंगे, नीचे आप दक्षिणी जो अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका है और यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका है, ये जो थे ये जर्मनी के उपनिवेश थे। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने वाले जो देश हैं, सोमालिया, इथोपिया और एरिट्रिया वगैरह, ये यहाँ पर किसके उपनिवेश थे, तो ये इटली के उपनिवेश थे। और यहाँ पर आप लीबिया, त्रिपोली को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे और बात करें तो जो पुर्तगाल के उपनिवेश है वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, अंगोला और पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका जैसे देश आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर आप स्पेनिश की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि जो सहारा रीजन में आपको अल्जीरिया के इधर पूर्व में आपको, पश्चिम में आपको जो देश दिख रहे हैं, स्पेनिश सहारा, रियो डे ओरो जैसे देश, और ऊपर भी आपको स्पेनिश मोरक्को का जो उत्तरी क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। साथ ही साथ ब्रिटिश डोमिनियन भी यहाँ पर थे, जहाँ पर इन्होंने, डोमिनियन का मतलब है कि सीधे तौर पर पूरा उपनिवेश नहीं था, थोड़े बहुत कानून बनाने के अधिकार इन्होंने दिए थे, लेकिन विदेशी अधिकार, विदेशी संबंध स्थापित करने के हो या फिर रक्षा अधिकार हो या अंग्रेज़ों के पास थे। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका एक बड़ा ब्रिटिश डोमिनियन था और ये एकमात्र ब्रिटिश डोमिनियन हमें अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। वहीं पर स्वतंत्र राज्यों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इथोपिया यहाँ पर स्वतंत्र देश था जिस पर किसी का यहाँ पर अधिकार नहीं था। आप मेडागास्कर को भी देखते हैं तो मेडागास्कर भी फ्रांस का उपनिवेश था। तो इस तरह से आप उस समय के जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको आप, उसकी कंडीशन को यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और इन सभी देशों को आज़ाद होने में बहुत समय लग गया। ज़्यादातर देशों की आज़ादी भारत की आज़ादी के साथ हुई और कई की बहुत बाद में हुई। अब यहाँ पर देखिए ज़रा अफ्रीका के मानचित्र को आप देखें तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो उन्हें फुट्टा यानी कि किसी स्केल में रखकर खींचा गया है। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाकों बांटने के लिए प्राय इसी तरह का सहारा लिया था। 1885 जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय पर यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी
तरह लकीरें खींचकर उसे आपस में बांट लिया गया था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई उपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आई थी और पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन चुका था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा, ये अब हम यहाँ पर जानेंगे। अब आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे जहाँ पर आपको जो दाढ़ी वाले बीच में आपको दिख रहे हैं वो हैं सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और उनकी टोली, जो आपको यहाँ पर मध्य अफ्रीका में दिख रहे हैं। 1871 का यह चित्र है। अब स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपियों और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियार से लैस होकर गए थे। वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा कर स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अफ्रीकी परिदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषकों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली और ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से भी सीधा संबंध होता था। तो अब हम यहाँ पर नीचे देखते हैं कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमला और विजय के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया था और दुनिया के साथ उनके संबंध को नई शक्ल में ढाल दिया था। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी, आज भी कम है। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। ट्रांसवाल के सबड़ खानों का आवागमन यहाँ पर 1887 में देख सकते हैं। वेल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विट-वाटसन में सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौत की आशंका व रास्तों में कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाके की ओर दौड़ पड़े। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागवानी, खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें पास रोके रखना भी मालिकों के लिए बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी।
उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब वे वेतन पर काम करते। यहाँ पर आप खदानों पर खुदाई करते हुए जो अफ्रीकी किसान हैं, आप उन्हें देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी हालत बहुत बुरी से बुरी अंग्रेज़ों द्वारा और अन्य यूरोपियों द्वारा किया जाने लगा था। क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अंग्रेज़ों ने ही शोषण किया। यूरोप के लगभग जितने भी प्रभावशाली देश थे, सभी ने अलग अलग क्षेत्रों को अपने उपनिवेश बनाया हुआ था। जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो, काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था भी कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक सदस्य को ही पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया और उन्हें खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहाँ रेड पेस्ट नामक एक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रिंड पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी के सालों में आई थी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जान बदलाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका माफ़ी चाहूँगा। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 वर्ष बाद यह केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, आप जब अफ्रीका का मैप देखोगे तो आपको सबसे नीचे उत्तम आसान द्वीप या केप गुड होप लिखा हुआ दिखेगा। वही क्षेत्रों वहाँ पर भी यह बीमारी पहुँच गई थी। रेड पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% तक के मवेशियों को मार दिया था। यह बीमारी इतनी ज़्यादा भयावह थी। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन भी खत्म हो गए। अपनी सत्ता को मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। इस तरह से पशुओं पर निर्भर अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन चरमरा गया और उन्हें अब रोजी रोटी के लिए खदानों में काम करने के लिए विवश होना पड़ा। बचे कुचे पशुओं को भी जो संसाधनों पर कब्जे यूरोपीय उपनिवेश का को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी अफ्रीका और विजय के परिणाम की ऐसी ही और अन्य कहानियाँ भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ भारत से भी हमें देखते हैं कि बड़ी मात्रा में भारत से भी मजदूरों को अन्य उपनिवेशों में ले जाया जाता था, अफ्रीका क्षेत्र में भी ले जाया जाता था। और हम महात्मा गांधी का एक उदाहरण देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए तो वे वहाँ पर एक व्यापारी जो सेठ अब्दुल्ला थे, उनके केस के सिलसिले में गए थे दक्षिण अफ्रीका। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरह से भारत से गए मज़दूरों के साथ बहुत बड़ी मात्रा में शोषण हो रहा है, तो उन्होंने उनके लिए तकरीबन 22 वर्ष उन्होंने अफ्रीका में अपने बिताए थे। अब यहाँ पर देखिए, भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी भरकम तकनीकी प्रगति और कुछ क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी से भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिकों के बागान में 5 साल काम कर ले तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत से ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर मौजूदा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे, जिनके पास जीवन
को बचाने के लिए सिर्फ एक विकल्प था कि वे इस तरह के जोखिम उठाएं ताकि उनका परिवार पल सके। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। जिस तरह से हम अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं कि वहाँ के लोग पशुओं पर ज़्यादा निर्भर थे और जब तक पशु होते उन्हें अंग्रेज़ों के पास काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनका अच्छा खासा जीवन चल रहा था। उसी तरह हम भारत में देखते हैं तो भारत में भी लघु और कुटीर उद्योग के ज़रिए लोगों का जीवन अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों की नीतियों ने इनमें विनाशकारी परिणाम लाए और उन्होंने जानबूझकर भारत के उन उद्योगों का सफाया किया जिनमें लाखों करोड़ों लोग टिके हुए थे। जब उनके पास आजीविका को कोई साधन नहीं रहा तो उन्हें ले देकर अंग्रेज़ों के पास गुलामी करनी पड़ी। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो लेते थे, लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंध श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियाई द्वीपों का समूह, जहाँ पर हम मुख्य रूप से त्रिनाद, गुयाना और सूरीनाम जैसे देश व मॉरिशस जैसे फिजी वगैरह आप देखते हैं। फिजी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, भोजपुरी बोलती है, इन क्षेत्रों की जो पॉपुलेशन है। और आप यहाँ पर की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर भी भारतीयों का वर्चस्व देख सकते हैं। जैसे मॉरिशस के राष्ट्रपति एक भारतीय मूल के हैं और त्रिनाद, गुयाना, सूरीनाम इनमें भी आपको भारतीय मूल के राजनेता देखने को मिल जाएंगे। और मॉरिशस फिजी ले जाया जाता था तमिल अप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। सीलोन यानी कि आज का श्रीलंका। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। आप यहाँ पर त्रिनाद के एक कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को देख सकते हैं। गिरमिटिया मजदूर कौन? जिन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाया गया है। ठीक है। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांवों में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी, क्योंकि वे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। इसलिए उन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाते थे कि भाई आपको वहाँ सिर्फ 2-4 दिन ही रहना है, 1 हफ्ते का काम है और बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर आप आ जाना। पढ़े लिखे तो वे होते नहीं थे। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था और वे अपना अंगूठा लगा देते थे और बंध जाते थे। बहुत सारे तो कभी वापस ही नहीं लौट पाए और कई सारे तो वहीं पर मर गए। अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां बहुत ज़्यादा भी देते थे। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया था। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं हैं। नई जगह का जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चल गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई सांस्कृतिक सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मव्यक्ति के नए रूप खोज निकाले। त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले के रूप में दिया गया। इस मेले को होसे यानी कि इमाम हुसैन के नाम दिया गया और उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ता फरियानवाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, में भी भारतीय अप्रवासियों और कैरेबियाई द्वीप समूहों के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है।
त्रिनाद और गुयाना के मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये सब रूप एक नई वैश्विक दुनिया की उदय की प्रक्रिया के अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थीं और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर मालिक इन मज़दूरों की इस तरह से फ़ोटो करते थे और उनके लिए इनका नाम या फिर इनकी जानकारी कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि आप यहाँ पर इनके हाथ में तख्तियाँ देख रहे हैं जहाँ पर संख्या लिखी हुई है, यानी कि मालिकों के लिए सिर्फ संख्या निर्भर करती थी। इनकी पहचान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है कि अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ तो इन्हें सज़ा मिलेगी। उन्हें ये भी पता था कि इनका भविष्य में जीवन कैसे होने वाला है। तो जो गिरमिटिया मज़दूर थे, जो अनुबंध के तहत अलग अलग उपनिवेशों में गए, चाय बागानों में या फिर अलग अलग काम करने के लिए गए, उनमें से कुछ ने तो संघर्ष किया, कुछ ने उस जीवन को स्वीकार कर लिया और उन्हीं क्षेत्रों में अपने साथ ले गए, अपने देश की संस्कृति को बढ़ाया और नए सांस्कृतिक विरासत की शुरुआत की। आज भी आप देखते हैं कि जो इंडोनेशिया वगैरह है, वहाँ पर रामलीला बहुत अच्छे तरीके से खेली जाती है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों में आप आज भी भारतीय संस्कृति की झलक बखूबी देखने को मिल जाएगी और उसके पीछे जिम्मेदार हैं इसी तरह के गिरमिटिया मजदूर, जिन्हें कभी अनुबंध के तहत ले जाया गया था और आज ये न केवल वहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, बल्कि वहाँ के नागरिक बनकर वहाँ की संस्कृति में भारतीय संस्कृति को मिलाने का काम कर रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए, ज़्यादातर अनुबंध श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिता पाए और फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चल गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार बी.एस. नैयपॉल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर शिव नरेन चंद्रपाल और रमेश नरेश सरवन का नाम भी सुना ही होगा। आज भी आप देखते हैं दुनिया की जो बहुत बड़े बड़े मशहूर लोग हैं, जैसे आप क्रिकेटर की बात करें तो सचिन रविंद्र की आप बात कर लो, जो न्यूजीलैंड से खेलते हैं। आप बात कर लो किसी भी टीम में आप बात कर लो तो आपको बहुत सारे भारतीय मूल के क्रिकेटर या फिर खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। तो वो कैसे गए थे? उनके माता पिता जो आज़ादी के बाद गए, वो नौकरी की तलाश में गए। जो अंग्रेज़ों के समय पर गए थे, उन्हें ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने ले जाया या फिर उनका पलायन इसी तरह से नौकरी की तलाश में हुआ था। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए कि जो गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था या फिर दास अनुबंध व्यवस्था या फिर ज़बरदस्ती मजदूरों को दूसरे देश ले जाने की प्रथा है, इसे कब ख़त्म किया गया? तो इसे 1921 में ख़त्म किया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूहों में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव किया जाता था। और न्यायपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बेछोह और परायेपन के इस एहसास को हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो गिरमिटिया मजदूर का फॉर्म है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जो फॉर्म होता था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि ये क्लियर है भी नहीं है। तो यहाँ पर ये अंग्रेजी में होता था और सब कुछ यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा होता था। तो मज़दूरों को तो ढंग से उनकी जो स्थानीय भाषा है वो नहीं आती थी, तो वहाँ पर अंग्रेजी कैसे आ सकती थी? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धोखा उनके साथ किया जाता था। एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती हम यहाँ पर देखते हैं और इससे हम समझते हैं।
राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डोमेरारा में 10 साल काम किया था। उनके संस्मरण का एक अंश। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे सज़ा दी गई और 14 दिन जेलों में काटने पड़े। नए अप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा ना हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता था और उन्हें तरह तरह से सज़ा दी जाती है। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है और यहाँ पर इस तरह का उन्होंने वर्णन किया था। अब विदेश में भारतीय उद्यमियों की हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से भारत के छोटे व्यापारियों ने विदेशों में भी अपने व्यापार को बड़ा बनाया। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसल उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन सारे बैंकरों और व्यापारियों में से एक थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी, यहाँ तक कि उन्हें व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित उन्होंने कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे थे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बेड़े यानी कि अपने अपने उन्होंने एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही थी। अब हम यहाँ पर भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हैं और समझते हैं। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वह महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। आप यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हाउस है लंदन में, उसे यहाँ पर देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटेन कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़ों के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत 30 था, जो 1815 तक घटकर 15% रह गया। 1870 तक आते आते यह अनुपात 3% रह गया था, यानी कि 1800 के आसपास जो प्रतिशत 30 था वह 3% में आकर गिर गया था। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था, उतनी ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 71 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया था। और यहाँ पर आप सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य देख सकते हैं, जहाँ पर आप एक समुद्री व्यापार के केंद्र के रूप में इन नदियों को भी देख सकते हैं।
तो कपड़ों की रंगाई के इस्तेमाल में होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा सबसे ज़्यादा था। ब्रिटेन की सरकार में अफीम की खेती करवाती थी ब्रिटेन की सरकार, और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों को निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब था कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता था। इससे एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटों की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती थी। ब्रिटेन के घाटों की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी के विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में अहम भूमिका अदा की। ब्रिटेन के व्यापार के जो अधिशेष हासिल होता था ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे कथाकथित होम चार्जेस यानी कि देशी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे का व्यापार और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अफसरों की पेंशन यहाँ पर दिया जाता था। यहाँ पर आप 17वीं शताब्दी में भारत का जो व्यापार है आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। नीली रेखा जो है समुद्री व्यापार को यहाँ पर दर्शाती है, जैसे हुगली से मलक्का, मद्रास से हिंद महासागर, सूरत से बहुत सारी जगह जैसे मस्कट जा रहा है, इधर अफ्रीका की तरफ जा रहा है सुएज़ नहर में, इधर मोजाम्बिक में जा रहा है और चीन को जा रहा है। और जो लाल रेखा है वो यहाँ पर ज़मीनी मार्ग को दिखाता है, जैसे सूरत से होते हुए लाहौर से फिर ये जा रहा है मध्य एशिया और फिर मध्य एशिया होते हुए यूरोप में जा रहा है। फिर उसके बाद में आप बंदरगाह से होने वाले व्यापार को देख सकते हैं। सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था, बहुत बड़ा बंदरगाह था। यहाँ पर आप सबसे बड़ा बंदरगाह सूरत को ही पाते हैं। फिर कैंटन है, फिर मछलीपट्टनम है जिसको आप मछलीपट्टनम भी कहते हैं, फिर मद्रास है, फिर गोवा है, फिर हुगली है। इस तरह के बंदरगाहों को आप प्रमुख तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये प्रमुख यहाँ पर केंद्र थे। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिसने उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे रहने लगी। युद्धकालीन रूपांतरण की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे और दूसरे पाले में सेंट्रल पावर यानी केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। अब यहाँ पर आप जो मित्र राष्ट्र हैं और जो केंद्रीय शक्तियाँ हैं इन देशों के नाम लिख कर रख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में या फिर बड़े एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्तियाँ इकट्ठा हो चुकी थी।
यह पहले आधुनिक औद्योगिक युद्ध था और इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयावह पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। यह चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जाने लगी थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाता था। इस युद्ध में इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, उसकी औद्योगिक युद्ध से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय गिर गई और बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस तरह से आप यहाँ फैक्ट्री देख सकते हो, जहाँ पर आप हथियार बहुत तेज़ी से यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और मानव इतिहास में पहली बार था कि बड़े पैमाने पर दुनिया एक ऐसे युद्ध को देख रही थी जहाँ पर उद्योगों और तकनीकी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों को मद्देनज़र पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने के लिए उतावले थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया और फलस्वरूप इस और कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमतें अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। युद्धों के बाद में क्या क्या सुधार हुए वो हम यहाँ देखते हैं। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था। उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध के खर्चे की भरपाई के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जे में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगार से भारी इजाफा होता है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों में हम 1929 की विश्व आर्थिक मंदी देखते हैं, जिसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को और चरमरा दिया था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास में काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों के हालात पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र के रूप में था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुए, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्जे में फंस गए। यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग को यहाँ देखते हैं। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यहाँ
हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिका अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों में ही अमेरिका अर्थव्यवस्था तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहत उत्पादन का चलन। बृहत उत्पादन की और बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के लिए विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन की स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। टी मॉडल नाम की, ठीक है, इस पद्धति से बनी पहली कार कौन थी? टी मॉडल। यहाँ पर फैक्ट्री के बाहर जो आप कारें देख रहे हैं, जो टी मॉडल पर बनी हुई थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किलें महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दोगुना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी, उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था, लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा था। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे थे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों पर चुकाई जाती थी। जैसे कि हम आज भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कार हुई, गाड़ियाँ हुई, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम फाइनेंस करवाते हैं और फिर हम हर महीने उनकी किस्त पटाते हैं। यहाँ पर यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ और उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से
अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी की वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिकी से विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा। वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उभरने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार हमें देखने को मिलता है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब हम आप यहाँ पर देख सकते हैं महामंदी के दौरान एक महिला और उनके 2 बच्चों का चित्र, जो कि अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरह से लोग अपने जीवन को बहुत ही बुरे कंडीशन में यहाँ पर जीने को मजबूर हो गए थे। अब हम महामंदी को देखते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। अब हम यहाँ पर इस महामंदी के कारण कई कारण थे। यहाँ पहले हम देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपनी आय का स्तर बनाए रख सके। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो महिला और उनके 2 बच्चों का चित्र हमने यहाँ पर देखा, वहाँ पर हम देखते हैं कि यह चित्र लेने वाले डोरोथी लैंग ने इस भूखी माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुम्बक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने ना तो उसका नाम पूछा, न उसके अतीत के बारे में सवाल किए। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़ों में पड़ी सब्जियां और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उनके बच्चे मार कर लाते हैं। वो वहाँ बैठी थी अपने बच्चों को चिपटाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। यहाँ पर जो चित्र लेने वाली जो फोटोग्राफर हैं उन्होंने यह बताया है। तो यहाँ पर महामंदी की हमने यहाँ पर बात की। आगे हम देखें तो बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। इन्होंने क्या किया था कि जहाँ पर यूरोप के क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन पहले से ही बड़ी मात्रा में होता था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वहाँ पर उत्पादन कम हो गया, तो कनाडा और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, जब युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप में जो युद्ध के कारण उत्पादन कम हो गया था वो अपने लेवल पर वापस आ गया। लेकिन समस्या ये थी कि दुनिया के अन्य क्षेत्र जो फ़ायदा उठाने लगे थे और जहाँ पर युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लालच में या फिर पूर्ति करने के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जा रहा था, उन क्षेत्रों में भी अब और उत्पादन होने लगा था। तो यहाँ पर खाने वाले लोग हैं 10 और थाली जो परसी हुई हैं वे हैं 20। इस तरह की बात यहाँ पर हो गई थी, यानी कि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया था। और अर्थशास्त्र का छोटा सा सिद्धांत है कि भाई जब उत्पादन बढ़ता है तो कीमतें घट जाती हैं। तो दूसरा कारण जो था वह 1920 के दशक के मध्य
कि में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूलने लगी। इस फैसले ने तो विश्व बाजार की कमर ही तोड़ दी। यहाँ पर आप बेरोजगारी के समय पर सरकार लाभ देती है कि भाई आप राशन ले लो या फिर आप पैसे ले लो। तो इस तरह के लाभों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी और किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे। परिवार तबाह हो गए, कारोबार उजड़ गए और आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी ज़रूरतें चीज़ें कुर्क कर ली गई। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्ज वसूल न पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा दे दिया था लोगों को, और जब लोगों की जब दुनिया में आर्थिक स्थिति खराब हुई तो लोग बैंकों के कर्जे को नहीं चुका पाए। और जैसे बैंक क्या करता है, बैंक कर्जा कैसे देता है, मान लीजिए मैं कोई व्यापारी हूँ और मैंने 2 करोड़ रुपए जमा किए बैंक में, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, मेरे 2 करोड़ रुपए किसी को कर्जा दे देगा। इसी तरह के बहुत सारे व्यापारियों के पैसे जो होते हैं वो कर्जा दे देता है और इधर का उधर पैसे करते रहता है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो 2 करोड़ रुपए मुझे देगा वो किसी और की जमा पूंजी होगी जो मुझे देगा। इस तरह से जो ब्याज आता है उसमें बैंक मुनाफा कमाता है। तो बैंक जो करता है वो पैसों को इधर से उधर करता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर इन्होंने बड़ी मात्रा में कर्जा लोगों को दे दिया और जब वापस लेने की बात आई तो वे वापस नहीं दे पाए। और जिन लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया था, जिन अमेरिकियों ने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था और उन्होंने अपने मुनाफे को बैंकों में जमा किया था, जब वे निकालने के लिए गए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि बैंक पहले ही पैसे उधार दे चुका था और उस उधारी के पैसे को वो रिकवर नहीं कर पाया, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। तो इस तरह से न केवल लेनदार सड़क पर आ गए, बल्कि देनदार भी यहाँ पर सड़क पर आ गए थे। हम 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे अमेरिका में, और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। अब हम देखते हैं कि महामंदी के समय भारत की स्थिति क्या थी। भारत और महामंदी, यदि
हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों में भी पहुंच चुकी थी और उससे दुनिया भर के लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठे थे। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत की कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत में 50% तक की गिरावट हमें देखने को मिलती है। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से गिरने लगी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के जूट या पटसन उत्पादकों को ही हम देखें तो वे कच्चा पटसन उगाते थे जिसमें कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में बेहतरीन आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे लिए थे, उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई और वे कर्जे वापस नहीं कर पाए। वे दिनों दिन कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भैया नगद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर न उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। यानी कि पूरी जमा पूंजी लगाकर, पूरी मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे लेकर उन्होंने पटसन की खेती की ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। लेकिन यहाँ पर तो पटसन का निर्यात ही सरकार ने बंद कर दिया, उनका व्यापार ठप हो गया। अब वो कर्जा कौन चुकाएगा? जो मेहनत इन्होंने ली, जो मेहनत इन्होंने की खेतों पर, उसकी भरपाई कौन करेगा? पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे वे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती वस्तुओं, खास तौर पर सोने के निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चित ही मदद की, लेकिन भारतीय किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष और उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू कर दिया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते गिरते जाने के बावजूद भारत में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में औद्योगिक रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में भी निवेश तेजी से हुआ था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि युद्ध के बाद किस तरह से विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हुआ। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक गुट धुरी शक्तियाँ जिसमें हम देखते हैं नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, जहाँ पर फासीवाद इटली में हमें देखने को मिलता है। दूसरा खेमा था मित्र राष्ट्र, वही पुराने लोग, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस, और इसमें अमेरिका एक महाशक्ति के तौर पर शामिल था। इनके नाम थे। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी की असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग में तकरीबन 6 करोड़ लोग मारे गए और यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का 3% था। यानी कि 1939 में विश्व की 3% जनसंख्या युद्ध में लड़ते हुए या फिर युद्ध की मार झेलते हुए मारी गई। अब तक के युद्धों में मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में
ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने लगा था। यहाँ पर हम एक चित्र में रूसी सेना पर हमला करती जर्मन टुकड़ियों को हम देख सकते हैं। जुलाई 1941 में रूस पर हिटलर का हमला हुआ, जिसका एक निर्णायक महत्व हमें एक घटना देखने को मिलती है। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभाव के साय में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां भी दी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से रूस का जो स्टालिनग्राद है, उसे कितना नुकसान यहाँ पर पहुँचा, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। युद्ध के बाद बंदोबस्त और ब्रेटन वुड जो सम्मेलन होता है, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता था, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि आमदनी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार की भी जरूरत, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता था। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक यानी कि IMF एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। यहाँ पर आप ब्रेटन वुड अमेरिका स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर यह ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। दोस्तों, सदस्य देश के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, इसका गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन यानी कि ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। ये ध्यान आपको रखना है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। यहाँ पर वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब उस विशेषाधिकार से है, उस निषेधाधिकार से है, जिसके तहत कोई भी सदस्य अपनी असहमति प्रकट करके कि भाई ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, ये बोलकर पूरे ही प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे, यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था।
$1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। अब हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक युद्ध के वर्ष थे, युद्ध के बाद के वर्ष थे, युद्धोत्तर वर्ष जिन्हें कहेंगे, उस समय कैसी स्थिति थी। ब्रेटन वुड व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युद्ध का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि होती रही। विकास दर भी कमोवेश स्थिर ही थी, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी ज़्यादा कम नहीं रही। इन दशकों में तकनीकी और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का उन्होंने निवेश किया। यहाँ पर देखिए, एक साथ बहुत सारे देशों के व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। 50 व 60 के दशक में जब अमेरिका व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिमी यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे, उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता था। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था कि ज़्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी, जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहती थी। अपने घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। अब देखते हैं औपनिवेशिक और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशक में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। यहाँ पर बहुत सारे देशों ने आयात शुल्क लगाया, जिसके चलते उनके देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आई। आयात शुल्क यानी कि टैरिफ क्या था, तो दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से चीज़ देश में आती है, यानी सीमा, बंदरगाह या हवाई जहाज के अड्डे पर। औपनिवेशिकीकरण के कारण बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नवस्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था। वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसी अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ था। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज़ उठाई और समूह G77 के रूप में संगठित हो गए।
NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए आर्थिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ब्रेटन वुड का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत यहाँ पर हम देखते हैं तो सालों की स्थिरता और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई हमें देखने को मिलती है। औद्योगिक विश्व की बेरोजगारी की समस्या में फंसने औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देश में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में बने होते हैं या वहाँ जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्पलागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ के कम वेतन का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देश में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं। विनिमय दर की बात करें तो इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर 2 प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या होती है वो देखें तो जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। जबकि लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर की बात करें तो इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। मतलब कि स्थिर विनिमय दर पर सरकार कंट्रोल करती है और अस्थिर विनिमय दर पर विश्व व्यापार के उतार चढ़ाव का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो हमने इस अध्याय को पढ़ा और समझा। हमने जाना अलग अलग यात्रियों से लेकर भारत की आज़ादी, विश्व के अलग अलग देशों की आज़ादी, विश्व युद्धों को हमने जाना, अर्थव्यवस्थाओं को हमने यहाँ पर समझा, साथ ही साथ ब्रेटन वुड, G77 जैसे बहुत सारे संगठनों को भी हमने यहाँ पर देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा होगा, आपने कुछ सीखा होगा।
अगर आप इस वीडियो से कुछ समझे, आपने कुछ बेहतरीन नोट्स बनाए, तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक बेहतरीन काम किया है। इस अध्याय को समझकर आप ज़रूर इतिहास को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।